कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया एकदम हालचाल, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? ओके, सो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस अबाउट ऑसिलेशन हम लोग ने स्टार्ट किया था, और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एंगुलर एसएचएम स्टार्ट कर दिया था। अगर तुमको आइडिया होगा, अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा होगा, तो हमने एंगुलर एसएचएम की कहानी वाइंड अप की थी, थोड़ी सी स्टार्ट की थी। हमने सिंपल पेंडुलम का डिस्कशन खत्म किया था और हमने एंगुलर एसएचएम थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ओके, आज हम लोग उसी एंगुलर एसएचएम को कंटिन्यू करेंगे और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, फिर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम एक थ्योरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओके, यही सेम टॉपिक तुमको नेक्स्ट चैप्टर में देखने मिलेगा जब हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्कस करेंगे, तो वहां पे सेम कहानी है, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। और ये जनरली डिफरेंस बिटवीन के लिए पूछा जाता है, याद रखना। ओके, ये जनरली डिफरेंस बिटवीन के लिए पूछा जाता है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्या बोलते हैं, टॉपिक रहेगा, वो मैं मार्क करा दूंगा ड्यूरिंग लेक्चर। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ओके, सो एंगुलर एसएचएम थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं भाई। एंगुलर एसएचएम क्या होता है? हमको पता है कि कंसीडर अ डिस्क, और वो डिस्क को एक थ्रेड से बांध दो एंड ट्राई टू रोटेट दिस डिस्क लाइक दिस। ओके, तो पहला फोर्स तुम उसको दो, फिर छोड़ दो। ओके, अब अगर तुम छोड़ दोगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये ट्विस्ट हुआ है। ओके, यहां पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पकड़ लो या स्प्रिंग पकड़ लो, यहां पे तुम स्प्रिंग भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्विस्ट हो गया। अब वो अनट्विस्ट होगा, जब वो अनट्विस्ट होगा तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, वो आगे चला जाएगा बिकॉज ऑफ मोमेंटम, और वापस वो दूसरे डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा। फिर वो जो ट्विस्टिंग है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा और वो वापस ऐसा ट्विस्ट होगा, मतलब ऐसा ऐसा मोशन चालू होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एसएचएम। अगर हम लोग देखने जाए तो मान लो कि अगर ये वो डिस्क है और ये वो स्ट्रिंग है या फिर स्प्रिंग है, तो ऐसा ऐसा मोशन चालू होगा। ओके, और हम यहां पे अवॉइड कर रहे हैं कि भाई कोई भी लॉस नहीं होगा एनर्जी का, मतलब आसपास कोई एयर मीडियम नहीं है, यहां पे जो स्प्रिंग है दैट इज आइडियल स्प्रिंग, मतलब वहां पे भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूअस ऐसा ट्विस्ट करता रहेगा, ऐसा ऐसा। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर एसएचएम। यहां पे अगर तुम देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक एंगल के टर्म में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक एंगल के टर्म में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, यस और नो? एंड यहां पे कहानी आ जाती है टॉर्क की। अगर तुमको यहां पे हम लोग ने देखा था भाई, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? एंड नेगेटिव साइन हमको पता है भाई, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा टॉर्क एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो हमको पता है, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। यस और नो? ओके, अब एक और कहानी हमने पढ़ी है, अगर तुमको याद होगा, रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोग ने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज अ टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस, ऑल्सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। यस और नो? ऑल्सो द टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, हाँ या ना? अब ये दोनों टॉर्क इक्वल रहेंगे बिकॉज और कोई एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर लग नहीं रहा, और कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा उसके ऊपर, तो क्या ही मिलेगा हमको? अगर ये दोनों इक्वेट कर दें तो हम बोल सकते हैं कि भाई आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। ब्रिंग दिस माइनस सी थीटा हियर, तो यहां पे क्या मिलेगा? दैट इज आई अल्फा प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? व्हाट इज अल्फा? भाई अल्फा अगर तुमको याद होगा तो अल्फा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन, और हमको पता है भाई एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बट अल्फा कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तुम दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तुम दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको अल्फा मिल जाएगा, मतलब अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। यस और नो? क्या ही कहानी मिलेगी, देखो ध्यान से। So this can be written as I, which is moment of inertia. The I is moment of inertia, and यहां पे हम लिख सकते हैं d square अल्फा थीटा डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, हाँ है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? दैट इज डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई थीटा।
इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं लीनियर एसएचएम के साथ, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं लीनियर एसएचएम के साथ। व्हाट इज लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम? देखो जरा ध्यान से, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस तुम्हारा k बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ध्यान दो, तो कहानी में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर तुम देखोगे तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे तुम्हारा एंगुलर कांस्टेंट है, यहां पे तुम्हारा लीनियर कांस्टेंट है विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। यस और नो? यहां पे तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां पे तुम्हारा मास है। हमको पता है कि भाई जब कभी भी हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो जो मास है वो मास ये हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा सेंटर ऑफ मास को मूव कराते हैं। बट जब हम रोटेशन मोशन या फिर एंगुलर मोशन इमेजिन कर रहे हैं तो वहां पे बॉडी का हर एक पार्ट मूव हो रहा है, हर एक पार्ट रोटेट कर रहा है। तो वहां पे उस बॉडी का मास क्या है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वहां पे बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि इस बॉडी को अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इसका अलग बिहेवियर होगा, इसी बॉडी को ऐसे मैं घुमाऊंगा इसका अलग बिहेवियर होगा, बिकॉज इन दोनों ही सिचुएशन में मास नहीं बदला लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसलिए हम भाई मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यस और नो? मतलब अगर हम देखने जाएं तो कहानी वही है। मैंने तुमको ये स्टार्टिंग के लेक्चर में, अगर तुमने रोटेशनल डायनेमिक्स देखा है तो हमने रोटेशनल डायनेमिक्स के दौरान ही ये चीज डिस्कस कर ली थी कि अगर तुमको लीनियर मोशन आता है, लीनियर मोशन की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बढ़िया है, तो तुम एंगुलर मोशन या फिर और कोई मोशन अच्छे से समझ सकते हो। ओके, क्योंकि वहां पे तुमको सिर्फ रिप्लेसमेंट डालना है, बस उसका एनालॉगस डालना है बस। क्लियर? यस और नो? समझ में आ गई डिफरेंशियल की कहानी? मतलब अब यहां पे हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि जो भी हमने लीनियर एसएचएम में पढ़ा हम यहां पे कहानी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई टाइम पीरियड हमने पढ़ा लीनियर एसएचएम में, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम? देखो जरा, टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम क्या हो जाएगा? दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई होल डिवाइड बाय अंडर रूट तुम्हारा x बाय ए। याद है ये? यस और नो? हाँ या ना? डिस्कस, सॉरी उल्टा लिख देंगे मैंने, a बाय एक्स ना, a बाय एक्स, a बाय एक्स की कहानी है। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम। हाँ या ना? अब सेम कहानी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, सेम टू सेम, खाली बस रिप्लेस करके। देखो कैसे। सो टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। ओके, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम? खाली रिप्लेस करना है, नथिंग एल्स। दैट इज 2 पाई अंडर रूट, यहां पे a बाय एक्स है ना, दिस a बाय एक्स कैन बी रिटन एज, देखो a इज द लीनियर एक्सेलरेशन तो उसके जगह हम लिख सकते हैं अल्फा, एंड x इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिख सकते हैं थीटा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दिस इज द टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्लियर? यस और नो? द टाइम पीरियड ऑफ द एंगुलर एसएचएम। ओके, बस ये याद रखो कि तुमको लीनियर की जो भी कहानी है उसके अंदर ही तुमको एंगुलर की कहानी को रिप्लेस करना है, नथिंग एल्स, और कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझा? यस और नो? ये चीज हमने प्रूव भी कर दी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहां पे कुछ ऐसे टर्म्स हमको इस्तेमाल होंगे जो कि तुम मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यूज करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कहानी थोड़ी सी तुमको समझनी पड़ेगी। उसके लिए तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तुम्हारा 11th का मैग्नेटिज्म का टॉपिक। ओके, सो कहानी कैसे है देखो जरा ध्यान से, बहुत आसान कहानी है। तो मान लो कि कंसिडर करो कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड,
और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट रख दिया और इस बार मैग्नेट को हमने बांध दिया एलएस से, फ्रीली हैंग कर दिया। ओके, इट्स फ्रीली हैंग। ओके, बस और कुछ नहीं, इट्स फ्रीली हैंग। और ये जो बार मैग्नेट है ये कुछ तो एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा समथिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, सो लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट, let us consider a bar magnet of magnetic dipole moment mu, उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बट जनरली इस चैप्टर में हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग m यूज कर रहे हैं फॉर मास। ओके, तो हम लोग जनरली यहां पे म्यू यूज करेंगे। ओके, बाकी जब तुम मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे तुम देखोगे कि भाई हम लोग m यूज कर रहे हैं। ओके, और m का फॉर्मूला हमको पता होता है, दैट इज m इज इक्वल्स टू NIA, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ, ऑलरेडी JR कॉलेज के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे जो 12th फिजिक्स है वहां पे वीडियो अपलोडेड है बेहतरीन तरीके से। ओके, सो लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज प्लेस्ड in uniform magnetic field. Okay, let us consider a bar magnet of magnetic dipole moment mu is placed in a uniform magnetic field B. Okay, uniform magnetic field B. So हम लोग uniform magnetic field B में उस बार मैग्नेट को रख लेते हैं। Okay, making some angle थीटा, वहां पे कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, लेट्स से दैट एंगल विल बी थीटा। क्लियर, यस और नो? यहां पे अगर हम देखने जाए तो कुछ तो एंगल थीटा बन रहा है। ओके, अब हमको ये चीज पता है, याद रखना। ओके, द टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट बार मैग्नेट is given by, okay, torque acting on that bar magnet is given by, that is torque is equals to mu b sin theta। ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है। कहां से पता चलता है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। फिलहाल इतना मान लो कि हमको ये पता है भाई टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा। ये कहां से आता है तुम थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजें, फिजिक्स बहुत छोटा टॉपिक है। ओके, अगर तुम कंपेयर करके लिखो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है टॉर्क इज इक्वल्स टू, अगर तुमको याद होगा 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ है PE साइन थीटा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो P है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, दैट इज PE साइन थीटा। सेम कहानी यहां पे भी है, अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा दैट विल बी टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा। यस और नो? सिंपल कहानी है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। तुम अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की कहानी को रिलेट करोगे ना तो बहुत सिमिलर टॉपिक तुमको देखने मिलेंगे। ओके, अब हम मान के चलेंगे कि भाई जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है। ओके, ये हम मान के चलेंगे। तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब यहां पे कुछ ऐसा कहानी हो रहा होगा। मान लो कि अगर ये बार मैग्नेट है और इसको हैंग किया है तो ये कुछ इतना ऑसिलेशन कर रहा होगा, बहुत बहुत कम ऑसिलेशन कर रहा होगा, ऐसा सिर्फ इतना, देखो ऐसा 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 ऑसिलेशन कर रहा होगा, देखो ध्यान से, सिर्फ इतना मतलब बहुत कम एंगल पे ऑसिलेट कर रहा होगा। ओके, ये अगर बार मैग्नेट इसको अज्यूम करें हम तो। क्लियर? यस और नो? बहुत छोटा ऑसिलेशन हो रहा है वहां पे। तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हमको पता है भाई साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। यस और नो? तो दिस कैन बी रिटन एज, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू बी थीटा। यस और नो? And also if I will be the moment of inertia of that bar magnet, also I be the moment of inertia of bar magnet
अगर उसके बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, लेट्स से अगर उसके बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो हमको एक और टॉर्क का फॉर्मूला पता है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट टॉर्क एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, यस और नो। अब अगर ये दोनों टॉर्क को, ये वाले टॉर्क को और ये वाले टॉर्क को मैं कंपेयर कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट बिकम देयरफॉर आई अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू बी थीटा। आई अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, आई अल्फा बराबर हो जाएगा म्यू बी थीटा के, हाँ या ना, यस और नो। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें तो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, देखो जरा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर एंगुलर एसएचएम इज नथिंग बट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट अल्फा बाय थीटा, हाँ या ना, हमने ये पढ़ा हुआ है भाई, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट अल्फा बाय थीटा। तो क्या यहां पे हम लोग अल्फा बाय थीटा की कहानी लगा सकते हैं क्या, यहां से अल्फा बाय थीटा क्या मिलेगा, सो देयरफॉर अल्फा यही रखो, थीटा नीचे लेके आओ और ये हो जाएगा म्यू बी बाय आई, ये कहानी। तो हम लोग बोल सकते हैं वी नो दैट कि जो टाइम पीरियड है वो बराबर है 2 पाई अंडर रूट अल्फा बाय थीटा, और अल्फा बाय थीटा हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं, दैट इज म्यू बी बाय आई, तो पुट कर दो तो देयरफॉर टाइम पीरियड बिकम 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई, और इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या मिलेगा, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी, वेयर म्यू इज द डाइपोल मोमेंट, okay, b is the magnetic field and I is the moment of inertia, clear, yes or no। t is equals to 2 pi under root I by mu b, where I is the moment of inertia, mu is the magnetic dipole moment and b is the magnetic field। मतलब अगर किसी बार मैग्नेट को जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है, अगर उसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा ऑफ ऑसिलेशन, जो एसएचएम एंगुलर एसएचएम का जो टाइम पीरियड होगा वो इसके बराबर होगा, क्लियर, समझ में आई कहानी, हाँ या ना, ओके। तो जनरली ये सवाल पूछा जाता है कि भाई डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो अगर हमको टाइम पीरियड निकालने बोला मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, बार मैग्नेट का, व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज द डेरिवेशन, ओके। इतना तुम डिराइव करोगे, अगर 3 मार्क का है तो 3 मार्क मिल जाएगा, 4 मार्क का है तो 4 मार्क्स मिल जाएगा, ओके, क्लियर, हाँ या ना। अब ये याद रखो कि भाई अगर तुमको मार्क्स चाहिए एग्जाम में ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि डेरिवेशन थोड़ा सा ढंग का होना चाहिए, जैसे मतलब वहां पे तुम्हारे पास कंसिडरेशन लिखा होना चाहिए, प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए तुम्हारे पास, अगर ये सारी कहानी है तुम्हारे पास तो ही तुमको मार्क्स मिलेगा, ओके, क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ डैम्ड ऑसिलेशन, ओके। डैम्ड ऑसिलेशन एक तरह से मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि भाई इट्स अ डेड ऑसिलेशन, ओके। कैसे डेड ऑसिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उसको कंसीडर करते हैं, मतलब हम यहां पे रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं। जैसे मान लो कि जब हम लोग ने इसके पहले जब हम एसएचएम पढ़े, हमने जब लीनियर एसएचएम पढ़ा, जब हमने एंगुलर एसएचएम पढ़ा, तो हमने वहां पे ये अज्यूम किया कि भाई जो स्ट्रिंग है ये एक आइडियल स्ट्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग है तो एक आइडियल स्प्रिंग है, ये जो आसपास सराउंडिंग है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है, ये सारा चीज हमने कंसिडर किया, ये सारा चीज हमने कंसिडर किया हुआ, याद रखो, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कंसिडर्ड, क्लियर, यस और नो। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये ऑसिलेट हो रहा है, तो ये ऑसिलेट ऐसा कंटिन्यूअस होते जा रहा है, इट्स अ सेल्फ ऑसिलेटिंग। बट अगर हम डैम्ड मोशन की बात करते हैं तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो देखो ये डेड हो जा रहा है भाई, 2-4 बार ये ऑसिलेट होगा फिर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड दिस टॉप ऑफ दैट मार्कर, आसपास हवा है जो इसको रोक रहा है, मतलब बहुत सारे वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे वहां पे एक्सटर्नल फोर्स हैं जो उसको रोक रहे हैं, मतलब एट लास्ट जो ऑसिलेशन है वो शांत हो जाने वाला है, वो स्थिर होने जाने वाला है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज डैम्ड ऑसिलेशन या फिर डेड ऑसिलेशन, ओके, क्लियर, यस और नो। मतलब मान लो कि यहां पे हमने एक सेटअप बनाया हुआ है, मान लो कि यहां पे एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को लगाया गया है और उस ब्लॉक के साथ एक वेन को लगाया गया है, उसके आसपास मान लो यहां पे कोई मीडियम है, लिक्विड है, समथिंग, ओके, हवा या लिक्विड कुछ तो है। अब अगर मैं इस ब्लॉक को नीचे पुल करूंगा और छोड़ दूंगा तो दिस ब्लॉक स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ओके। अगर ये लीनियर एसएचएम होता, अगर ये लीनियर एसएचएम होता,
अगर ये लीनियर एसएचएम होता तो ये जो ब्लॉक है ये ऑसिलेट होता, ये कभी नहीं रुकता, बिकॉज भाई आसपास कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो स्प्रिंग है ये भी आइडियल स्प्रिंग है, तो ये सारा चीज हम लोग ने कंसीडर किया हुआ, तो ये कभी रुकेगा नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा। ओके, बट यहां पे अगर हम ध्यान दें तो ये जो ब्लॉक है इसके साथ एक वेन लगाया गया, मतलब एक तरह से मान लो कि पिस्टन टाइप है कुछ तो, और एक तरह से सपोर्ट है एक। ओके, एक प्लेट है, मान लो ये एक प्लेट है, ये ऐसा एक प्लेट है, एक 3D प्लेट लगाया गया, ऐसा मान लो, और यहां पे आसपास कोई लिक्विड है, कोई मीडियम है, ओके, एयर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ओके, अब जैसे ही ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो ये वेन भी इस मोशन करेगा इसके अंदर, बिकॉज ये फिक्स्ड है इस ब्लॉक के साथ, और जब इसके साथ ये मोशन करेगा तो ये जो वेन है वो इस लिक्विड की वजह से रेजिस्ट होगा, और जब ये रेजिस्ट होगा तो इस ब्लॉक को क्या करेगा, इस ब्लॉक को वो रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा, और जब रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा तो एक समय बाद ये रुक जाएगा। मतलब मान लो कि वो 2-3 बार ऑसिलेट होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ओके, मतलब धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड क्या होने लगेगी, धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगेगी, और एक टाइम आएगा कि भाई उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाने वाली, रुक जाने वाली। दैट इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, और इसका ही प्रिंसिपल यूज होता है तुम्हारे बाइक में या कार में, जो हम शॉक एब्जॉर्बर यूज करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैम्पर, उसको हम डैम्पर बोलते हैं। तो इसका ही प्रिंसिपल यूज होता है तुम्हारा जो शॉक एब्जॉर्बर रहता है वहां पे। अगर तुम देखोगे तो शॉक एब्जॉर्बर में हम सिर्फ स्प्रिंग नहीं यूज कर रहे हैं, हम स्प्रिंग के अंदर एक सिलेंडर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कोई ऑयल भरा हुआ है, और जब तुम्हारा टायर कंप्रेस होता है तो वो जो ऑयल है दैट इज ऑल्सो कंप्रेस, बट वो स्लो रेट से कंप्रेस होता है, तो जो भी शॉक है वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो जो डैम्पर तुम्हारा बना हुआ है, जो शॉक एब्जॉर्बर तुम्हारा बना हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली। ओके, तो उसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? कहानी समझ में आई? अब यहां पे हमारे पास दो कहानी है। ओके, यहां पे एक डैम फोर्स की कहानी है, एक स्प्रिंग फोर्स की कहानी है। तो सेम कहानी हम लोग सेम लाइक बोल सकते हैं कि भाई द डैम फोर्स, the damped force is directly proportional the damped force is directly proportional to the velocity of vane. Okay, and that velocity depend upon the surrounding of that medium. Also that velocity depend on the surrounding, भाई उसके अंदर कैसा सराउंडिंग है, ऑयल है, वाटर है, एयर है, उस पर भी वो डिपेंड करेगा। ओके, भाई ऑयल रहेगा तो ज्यादा रेजिस्ट करेगा, एयर रहेगा तो उतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा, मतलब लिक्विड है कि एयर है तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो F है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -v। -v अगेन हमको पता है भाई -v क्या है, फोर्स और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो तुमको एक कांस्टेंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज -vb, वेयर b इज योर डैम्प्ड कांस्टेंट। ओके, वेयर b इज डैम्प्ड कांस्टेंट। where b is a damped constant। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे दो फोर्स की कहानी आएगी, एक तुम्हारा डैम्प्ड फोर्स की कहानी आएगी जो कि भाई पूरे सिस्टम की वजह से क्योंकि डैम्पिंग सिस्टम है, और एक स्प्रिंग की कहानी आएगी क्योंकि स्प्रिंग भी लगा हुआ है उस सेम सिस्टम में। यस और नो? तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने जाए तो हम लोग यहाँ पे भी एक तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए भी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, अब यहां पे दो फोर्स की कहानी है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है दैट इज kx माइनस kx, और साथ में तुम्हारा जो डैम्प्ड फोर्स है दैट इज -vb, वो बराबर होगा समथिंग m में, बिकॉज अब यहां पे एक्सटर्नल एक्सेलरेशन की कहानी आ जाएगी। तो तुम्हारा जो kx है और bv है वो बराबर होगा न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, दैट इज ma। अब ये दोनों ही माइनस वहां पे लेके जाओ तो दैट बिकम प्लस, तो हम बोल सकते हैं भाई यहां पे ma प्लस vb प्लस kx इज इक्वल्स टू 0। अब वी नो दैट हमको पता है भाई, हमने ये पहले ही कर लिया है, दैट इज a कैन बी रिटन एज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना,
v कैन बी रिटर्न एज dx बाय dt। ये दोनों वैल्यू यहां पे अगर हम पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं m d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्लस यहां पे हम लिख सकते हैं b dv बाय dx बाय dt। और हम लिख सकते हैं प्लस kx इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर तुमको चाहिए तो तुम 2m से डिवाइड कर दो या फिर तुम ऐसे ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्ड ऑसिलेशन। क्लियर, समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, यहां पे kx कंसीडर किया गया, bv जिसको इक्वल किया m में से, ये पूरा वैल्यू वहां लेके गए, और हम लोग ने a और b का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन को हम लोग ने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, नथिंग एल्स। ओके, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम लोग यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे सकते हैं। ओके, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, बाय उसका सॉल्विंग नहीं है अपने को, क्योंकि इसका सॉल्विंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, विच इज भाई हमारे सिलेबस में उसका कहानी नहीं है। जब तुम लोग ग्रेजुएशन करोगे तो देयर विल बी अगर मैकेनिकल पढ़ोगे तो देयर विल बी अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज मैकेनिकल वाइब्रेशन, वहां पे तुमको ये कहानी देखने मिलेगी। ओके, सो बाय सॉल्विंग अबो इक्वेशन, बाय सॉल्विंग अबो इक्वेशन हमको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा दैट इज a e रेज टू माइनस bt बाय m cos ओमेगा डैश t माइनस फाइ। दिस इज द तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। x इक्वल्स टू a e रेज टू माइनस bt बाय 2m, यहां पे 2m है, हाँ यहां पे 2m है, मैंने 2 नहीं डाला, दिस इज 2m। और साथ में cos ओमेगा डैश t माइनस फाइ, वेयर ओमेगा डैश इज damped angular frequency। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं फंक्शन है तुम्हारे टाइम का। मतलब यहां पे अगर तुम ये देखोगे ना, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, दिस पूरा पार्ट इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, a e raised to minus bt divided by 2m is a resultant amplitude। मतलब तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम लोग यहां पे एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का, तो कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड बनेगा। ओके, कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड बनेगा, मतलब टाइम के हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, टाइम के हिसाब से। यहां पे अगर तुम देखोगे तो कुछ ऐसी कहानी है। ऐसी कहानी तुमको मिलेगा। दिस इज द एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट बिकम डिक्रीजिंग, जो एम्पलीट्यूड है उसका कम होता जाएगा। देखो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, 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 ऐसा। क्लियर, यस और नो? मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। मान लो पहले वो इतना ऑसिलेट हुआ, फिर सेकंड टाइम वो इतना ऑसिलेट होगा, फिर थर्ड टाइम वो इतना ऑसिलेट होगा, फिर फोर्थ टाइम वो इतना। देखो धीरे धीरे अगर तुम देखोगे तो उसका एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, फिर ऐसे 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 होते 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 ये एक टाइम पे ये डेड हो जाएगा। ओके, वो बंद हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब यहीं से अगर हम ध्यान दें तो इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की कहानी भी बदल जाती है। ओके, इसका जो टाइम पीरियड की कहानी है वो बदल जाती है, इसका जो फ्रीक्वेंसी की कहानी है वो बदल जाती है। तो द टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन that is t is equals to under root k by m minus b by 2m square। Clear? Where b is the damped constant, m is the mass of that block, k is the spring constant। Okay, same, sorry, it is a formula for time period है ना, तो ये 2 pi आएगा, 2 pi divided by this, 2 pi divided by this, 2 pi divided by this आएगा, ये पूरा डिवाइड में आएगा और ऊपर आएगा 2 पाई। मैंने ओमेगा का फॉर्मूला लिख दिया था,
दिस इज द टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और ये पूरा ओमेगा है, दिस इज ओमेगा, ओमेगा डैश, दिस इज ओमेगा डैश, क्लियर। ओमेगा डैश अगर कोई पूछे वेयर डैम्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा डैश दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय m माइनस b बाय 2m का स्क्वायर, this is nothing but damped angular frequency, this is damped angular frequency and this is the time period of that damped oscillation, clear, yes or no, हाँ या ना। क्योंकि हमको पता है ना टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू हमको यहाँ पे पता है और यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे इसका हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है बिकॉज वो हमारे सिलेबस के कंसिडरेशन में नहीं है, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आया एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट इज फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओके, अब व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन एंड व्हाट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। देखो फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई तुमने एक बार फोर्स दिया, छोड़ दिया, अब वो अपने खुद के फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट हो रहा है, अपने खुद के फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट हो रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशन। जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम तुम यहां पे लेके आए, उसका बॉब लेके आए और बॉब को छोड़ दिया, तो अब वो बॉब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, ऑसिलेट करता रहेगा उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ओके, वो और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी स्ट्रिंग के लेंथ पे, ये सब पे डिपेंड करेगी। ओके, बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? फोर्स्ड ऑसिलेशन भाई कि वो हर बार उसको ऑसिलेशन करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो कि ये है, अब मान लो मैंने इसको ऑसिलेट किया, ये रुक गया, अब इसको वापस ऑसिलेट कराने के लिए वापस फोर्स देना है, वापस रुक गया, वापस इसको ऑसिलेट कराने के लिए वापस फोर्स देना है। मतलब इसको कंटिन्यूस फोर्स देना पड़ेगा ऑसिलेशन कराने के लिए, कंटिन्यूस फोर्स देना पड़ेगा इसको ऑसिलेशन कराने के लिए। दिख रहा है? इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। देखो कंटिन्यूस इसको ऑसिलेशन कराने के लिए फोर्स देना पड़ रहा है। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स बंद कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स बंद कर दिया, ये ऑसिलेट करना बंद हो जाएगा, ये ऑसिलेट करना बंद हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी कि भाई जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको स्ट्रक कराऊं धीरे धीरे, तो इसका ऑसिलेशन भी धीरे धीरे होगा। देखो अब अगर मेरे को इसको फास्ट करना है तो मेरे को जिसको मारने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ानी पड़ेगी। देखो अब ये फास्ट हो गया, क्लियर, यस और नो। अब ये स्लो हो गया क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो स्लो है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी स्लो है मारने की, तो इसका ऑसिलेशन करने का भी फ्रीक्वेंसी स्लो रहेगा। यस और नो। अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो मेरे को मेरा जो मारने का ऑसिलेशन है वो भी उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि भाई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पर वो डिपेंड करती है। क्लियर, यस और नो। तो इसके ऊपर जनरली डिफरेंस बिटवीन आता है, इसके ऊपर जनरली डिफरेंस बिटवीन आता है, ध्यान देना। यहां पर ज्यादा करके डिफरेंस बिटवीन की कहानी पूछी जाती है, याद रखना। ओके, सो फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओके, मैं तुमको पॉइंट मार्क करा देता हूं, बाकी तुमको लिखना तो खुद से ही है। ओके, तुमको लिखना तो खुद से ही है, मैं खाली पॉइंट मार्क करा देता हूं कि भाई फोर्स में क्या क्या लिखना है और फ्री में क्या क्या लिखना है। जैसे फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन तुमको पता है कि भाई सिंगल फोर्स दिया, देन बॉडी ऑसिलेट विथ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां पे हम बोल सकते हैं बॉडी ऑसिलेट विथ its own frequency. Yes or no? After applying force at once. Okay? यहां पे ऐसा नहीं है भाई, यहां पे तुम्हारा जो ऑसिलेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, उसको ड्रिवन फोर्स बोलते हैं हम। So the oscillation is depend on external force। ओके, तुम्हारा जो ऑसिलेशन है वो डिपेंड होता है एक्सटर्नल फोर्स, इसको बोलते हैं ड्रिवन फोर्स। ओके, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी फ्री ऑसिलेशन में, जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। यहां पे ऐसा नहीं है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ external
फोर्स, मतलब यहां पे जो तुम्हारी बॉडी की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी, जो एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी होगी, वही तुम्हारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, यस और नो? यहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई सिंपल पेंडुलम की कहानी आ सकती है। ओके, यहां पे हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो भी ये होता है, जनरली तुमने देखा होगा तुम्हारा जो कंक्रीट ब्रेकर होगा, तुम्हारा जो कंक्रीट ब्रेकर यूज होता है वो तुम्हारा दैट इज अ फोर्स्ड, वहां पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, वहां पे फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात हो रही है, क्योंकि वो जो ब्रेकर है दैट डिपेंड्स अपॉन कि भाई तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब अगर तुमको ब्रेकर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो तुमको उसके इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ती है, तो ब्रेकर का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तुमने देखा होगा दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं उसको। फिर तुम आजकल यूज करते हो ब्रश, तुम्हारा जो ये है इलेक्ट्रिक ब्रश है, दैट इज ऑल्सो ऑसिलेट। ओके, वो भी ऑसिलेट करता है और उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है। तुम्हारा तुमने देखा रहेगा ट्रिमर, ओके, ट्रिमर भी तुम्हारा ऑसिलेट करता है। ट्रिमर जब ऑसिलेट, उसके जो ब्लेड्स हैं ऑसिलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि भाई तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर तुम उसको स्विच करोगे तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बदलेगी, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो तुम्हारे ब्लेड का ऑसिलेटरी स्पीड भी बढ़ेगा। ओके, क्लियर, यस और नो? तो यहां पे तुम लिख सकते हो वाइब्रेटर और कॉन्क्रीट ब्रेकर, कुछ भी लिख सकते हो, कॉन्क्रीट ब्रेकर नॉट ब्रेटर। इलेक्ट्रिक ब्रश, कॉन्क्रीट ब्रेकर, ऐसे लिख सकते हो एग्जांपल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ये तुम्हारे पॉइंट्स के लिए है, पॉइंट टू रिमेंबर, और तुमको लिखना तो अच्छे से ही है, याद रखना। डिफरेंस बिटवीन में तुमको गारंटी देता हूं एग्जाम में 1 या 2 तो पूछ लिए जाते हैं। ओके, लास्ट 2 साल से 2 पूछे जा रहे हैं, तो ये तो मान के चलो कि डिफरेंस बिटवीन की कहानी आएगी, और पूरे फिजिक्स में मिला के मेरे ख्याल से 12-13 डिफरेंस बिटवीन है। ओके, तो अगर उतना कर लोगे तो एटलीस्ट तुम्हारा 2 या 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अब यहां पे एक कहानी होती है विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ओके, हम यहां पे एक रेजोनेंस का स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, रेजोनेंस का हो सकता है, रेजोनेंस सही है। ओके, सो व्हाट इज रेजोनेंस, क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस की कहानी क्या है कि भाई जब कभी भी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके, अब मान लो कि एक ये है सिंपल पेंडुलम है, वो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ओके, अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है। अब मैं आके उस सिंपल पेंडुलम को धक्का देता हूं, ओके, धक्का दे रहा हूं और धक्का दे रहा हूं। अब जो मेरे धक्का देने का फ्रीक्वेंसी है और उसके ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे ही वो मैच हो जाता है, जैसे ही वो मैच हो जाता है तो वो बहुत मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना चालू करता है। ओके, बहुत मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना चालू होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ओके, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंट। ओके, सो when external forced frequency, when external forced frequency is same as the natural frequency, okay, when external force frequency is same as the natural frequency of oscillatory body, then the amplitude of that body become maximum. ओके, दिस इज कॉल्ड एज योर रेजोनेंस। इसको क्या बोला जाता है? रेजोनेंस बोला जाता है। ओके, जनरली मतलब उस टाइम पे अगर तुम ग्राफ देखोगे तो तुमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है रेजोनेंस का, ऐसा। दिस इज योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, ये तुम्हारा मैक्स एम्पलीट्यूड है, और ये मैक्स एम्पलीट्यूड तुमको कब देखने मिलेगा? जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। ओके, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये।
यही सेम चीज तुमने सुना होगा कि भाई जो आर्मी परेड होता है वो आर्मी परेड ब्रिज पे होता है तो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, ऐसा तुमने कहीं पे थॉट सुना होगा। ये इसलिए बोला जाता है सेम, दैट इज अ फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, ओके, बिकॉज जो आर्मी परेड है वो बहुत सिंक्रोनाइज होती है, ओके। अब अगर वो बहुत सिंक्रोनाइज है और सारा एक साथ हो रहा है, तो अगर मान लो कि एक साथ सबका पैर नीचे जाएगा और अगर बाय चांस जो उनके परेड की फ्रीक्वेंसी है वो उस ब्रिज के नेचुरल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो गई तो वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, और जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा तो दैट कॉन्क्रीट ब्रिज वो उसको बेयर नहीं कर पाएगा एंड दैट ब्रिज विल कोलैप्स, ओके। तो दैट इज अ रेजोनेंस की कहानी। सेम तुमने देखा होगा कि भाई कोई लेडी जो है वो किसी ऑर्केस्ट्रा में या फिर किसी ओपेरा में, ऐसा इंडिया में तो जनरली नहीं होता बट तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो एक ग्लास को सामने रख के चिल्लाने की कोशिश करती है, ओके। तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है कि वो जो ग्लास है उसकी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और वो जब चिल्ला रही है तो उसका जो वॉइस है वो उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही वो मैच हो जाएगा दैट ग्लास का जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड, वो इंक्रीज हो जाएगा और जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो वो उतना बेयर नहीं कर पाएगा और दैट ग्लास वो कोलैप्स हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ओके। दैट इज अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो बेसिकली रेजोनेंस है क्या कि जब भी कभी कोई ऑसिलेशन हो रहा है, कहीं पे भी नेचुरल ऑसिलेशन हो रहा है, उस नेचुरल ऑसिलेशन में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होता है और उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो गई तो वहां पे एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उस दौरान जैसे ही एफ इज इक्वल्स टू एफ आर हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर देगा तो वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। उसको ही हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, ओके। तो इसके ऊपर भी भाई फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस में भी कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। क्लियर एवरीवन? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर। यहां पे तुम्हारा ऑसिलेशन खत्म होता है। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक, हमने सारा का सारा कहानी यहाँ पे खत्म कर दिया है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल, बट सब लोग ध्यान से भाई पूरा का पूरा जो भी तुम्हारे पास फॉर्मूला है उसको एक फ्रेश शीट पे बना लेंगे। फ्रेश शीट पे तुम लोग सारे फॉर्मूलाज को लिख लोगे भाई, टॉपिक फॉर्मूला, ओके। मैं ये सबको सजेस्ट करता हूं। उससे क्या रहता है कि भाई जब कभी तुम रिवाइज करने जा रहे हो तो तुमको पूरा फॉर्मूला एक साथ मिल जाएगा और वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम भी आता है, ओके। चलो, सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा तो यू कैन डीएम मी हियर, यहां पे तुम डीएम कर सकते हो, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलो, सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।